हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली भारत की वीरांगना बेगम हज़रत महल, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, एक भूली हुई ऐसी महान क्रांतिकारी, रणनीतिकार और कुशल प्रशासिका थी बेगम हज़रत महल। उसकी शौर्य गाथा मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। शुरू करते हैं बेगम हज़रत महल की शौर्य गाथा। सन 1857 की आज़ादी की लड़ाई हमारे देश के इतिहास की अमर गाथा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता का ये देशव्यापी युद्ध था। अंग्रेज और उनके चाटुकार इतिहासकारों ने इस युद्ध को म्यूटिनी अर्थात गदर का नाम दिया। गदर का मतलब होता है राजा के खिलाफ बगावत। भारतीय जनता ने शस्त्र उठाए थे विदेशी इजारेदारों के विरुद्ध, न कि भारतीय नरेशों के विरुद्ध। आज़ादी की इस लड़ाई में राजा, महाराजा, ज़मींदार, जनता सब एक हो गए थे। दिल्ली के अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र ने साफ कहा था कि अंग्रेज़ों को देश से निकाल देने के बाद जनता जिसे चाहे अपना शासक बनाए। वह घोषणा भी साफ बताती है कि 1857 का संघर्ष गदर नहीं बल्कि राष्ट्र की मुक्ति के लिए जनता का सशस्त्र स्वातंत्र्य युद्ध था। इस मुक्ति युद्ध के अमर सेनानी थे नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और अन्य अनेक राजा महाराजा तथा जनता। यूँ तो सारे देश में ही इस युद्ध की आग भड़क चुकी थी, किंतु इसकी लपटें सबसे ऊंची उठी उत्तर भारत के अवध सूबे में। कानपुर और लखनऊ के मोर्चे इस युद्ध की सबसे रोमांचकारी घटनाएं हैं। लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्र में मुक्ति युद्ध का संचालन करने वालों में दो व्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें एक थे मौलवी और दूसरी थी बेगम। मौलवी अहमद शाह कौन थे, कहाँ से आए, उनके बारे में अनेक कथाएं बताई जाती है। हम केवल इतना ही जानते हैं कि वे फैज़ाबाद के मौलवी के नाम से मशहूर थे और लखनऊ आकर उन्होंने इस युद्ध की बागडोर संभाली थी। बेगम थी हज़रत महल, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बीबी। आरंभ में अवध मुग़ल शासन का एक सूबा था। बाद में जब मुग़ल शासन कमज़ोर पड़ गया तो अवध एक स्वतंत्र राज्य बन गया। इस राज्य की राजधानी लखनऊ थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 में लखनऊ की गद्दी पर बैठा था। कहते हैं कि वाजिद अली शाह बहुत मनमोजी था। उसे संगीत और कविता का शौक था। शौक यदि यहाँ तक सीमित रहता तो ठीक था, लेकिन वह अपना सारा समय भांडों और नाचने वाली औरतों के संग बिताता था। उसके मंत्री उसे सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद मिल पाते थे, और वह भी केवल चंद मिनटों के लिए। लखनऊ का अंग्रेज रेजिडेंट स्लीमेन 1849 में लिखता है, अवध अब असल में बिना सरकार के है। राजा गाने बजाने वालों और हिंजड़ों के अलावा और किसी से नहीं मिलता। शासन के कार्यों की वह तनिक भी परवाह नहीं करता। माना कि वाजिद अली विलासपूर्ण जीवन बिता रहा था। उसे शासन की फिक्र नहीं थी, लेकिन शासन के असली सूत्र थे किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। वाजिद अली के एक पूर्वज नवाब सादत अली ने 1801 में अंग्रेज़ों के साथ एक संधि की थी। संधि क्या थी? कंपनी के हाथ अवध को बेच देना ही था। तब से कंपनी अवध शासन के लिए जिम्मेदार थी। सैनिक व्यवस्था भी उन्हीं के हाथ में थी। ऐसी परिस्थिति में अवध के नवाब भोग विलास में अपना गम गलत करने लग जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य। भारत की संपत्ति धीरे धीरे
इंग्लैंड पहुंचने लगी और देश गरीब होने लगा। सन 1857 का मुक्ति युद्ध यकायक शुरू नहीं हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनता का विरोध बहुत पहले से भीतर ही भीतर उबल रहा था। 1857 के 33 साल पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मैटकॉफ ने लिखा था, पूरा भारत हर घड़ी यही मनाया करता है कि हमारा तख्त उलट जाए। हमारे विनाश पर लोग हर जगह खुशियां मनाएंगे। और ऐसी अंग्रेजी साम्राज्यवादी इतिहासकार बिसेंट स्मिथ ने भी लिखा है कि विद्रोह यद्यपि शुरू में बंगाल की सेना की फौजी बगावत थी जो चर्बीदार कारतूस से फौरन भड़क उठी थी, मगर वह फौज तक ही सीमित नहीं रही। असंतोष और बेचैनी आम जनता में व्यापक रूप से फैली और कई जगह आम जनता ने उस स्थान के सिपाहियों से पहले विद्रोह किया। इन उल्लेखों से साफ जाहिर होता है कि 1857 का मुक्ति युद्ध हिंदुस्तान की आम जनता का युद्ध था। जिस साल वाजिद अली शाह अवध की गद्दी पर बैठा, उसी साल 1847 में डलहौजी को हार्डिंग के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अंग्रेजी शासक भारतीय रियासतों को पहले ही काफ़ी कमज़ोर बना चुके थे। अब डलहौजी ने इन रियासतों को एक के बाद एक करके हड़पना शुरू कर दिया। बिठूर में पेशवा बाजीराव का देहांत हो जाने पर उनके गोद लिए बेटे नाना साहब को पेंशन देना डलहौजी ने स्वीकार नहीं किया। निजाम से विदर्भ ले लिया गया। झांसी के राजा के मरने के बाद उसके गोद लिए बेटे को गद्दी का हकदार नहीं माना गया। राजाओं के निसंतान मर जाने पर उनकी रियासतें जब्त कर लेने की डलहौजी ने आम नीति बना ली थी। अब अवध की बारी थी। अवध को जब्त करने के लिए कारण निकाला गया वाजिद अली शाह का अयोग्य शासक होना। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर आउटरम लखनऊ का रेजिडेंट बनकर आया था। डलहौजी ने वाजिद अली से एक नई संधि कर लेने की योजना बनाई। इस संधि के अनुसार अवध का सारा शासन कंपनी के हाथ में चला जाता। वाजिद अली ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। परिणाम ये हुआ कि 1856 में अंग्रेज़ों ने वाजिद अली को कलकत्ता ले जाकर नज़रबंद कर दिया। इसी साल फरवरी महीने में डलहौजी के स्थान पर लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति हुई। सन 1857 के मार्च महीने में बैरकपुर कलकत्ता की अंग्रेज फौज के एक सिपाही मंगल पांडे ने अपने साथियों को धर्म युद्ध के लिए ललकारा और 3 अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। मंगल पांडे को बाद में फांसी दी गई। मई महीने में मेरठ की पलटन के सिपाहियों ने बलवा कर दिया। मेरठ की मुक्ति सेना दिल्ली पहुंची। बहादुर शाह और जीनत महल ने उनका साथ दिया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इधर अवध और रुहेलखंड में भी विप्लव की आग सुलगी। कानपुर में अंग्रेज़ों ने किले में शरण ली और नाना ने उन्हें घेर लिया। अंग्रेज़ों को सिखों की मदद मिलने के कारण इलाहाबाद और बनारस के किले नहीं लिए जा सके। अब लखनऊ की बारी थी। उस समय लखनऊ का चीफ कमिश्नर था हेनरी लॉरेंस। कानपुर और अन्य शहरों की वारदातें सुनने के बाद उसने रेजिडेंसी में सारे अंग्रेज परिवारों का जमाव किया। पहले हम बता चुके हैं कि अवध में स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों में मौलवी अहमद शाह का विशेष योग था। मौलवी को अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाकर फैज़ाबाद जेल में बंद कर रखा था। विद्रोहियों ने उसे जेल से मुक्त कराया और अपना नेता बनाया। मौलवी लखनऊ आया और उसने मुक्ति सेना की बागडोर संभाली। लखनऊ में जमा होकर विद्रोहियों ने एक और काम किया। उन्हें अवध के लिए एक शासक की ज़रूरत थी। वाजिद अली को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में कैद कर लिया था, इसलिए जनता ने वाजिद अली के बेटे बिरजिस कादिर को अपना वाली यानी राजा बनाया और उसे लखनऊ में अवध के तख्त पर बिठाया। बिरजिस कादिर तब केवल
11 साल का था, इसलिए उसकी माँ बेगम हज़रत महल ने अवध के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। 7 जुलाई 1857 से अवध पर बेगम हज़रत महल का शासन हुआ। बेगम हज़रत महल कौन थी? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वह वाजिद अली शाह की एक बेगम थी। वह किस कुल की थी, जन्म कहाँ और कब हुआ था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। मौलवी अहमद शाह की तरह बेगम हज़रत महल का आरंभिक जीवन भी अज्ञात है। एक समकालीन अंग्रेज ने लिखा है, बेगम हज़रत महल पहले एक नर्तकी थी। जो भी हो, बेगम हज़रत महल एक नेक और ईमानदार नारी थी। दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह जब बूढ़ा हो गया था तो शासन संभाला था उसकी बेगम ने। इसी प्रकार वाजिद अली शाह के कलकत्ता में कैद होने पर अपने बेटे के नाम पर अवध का शासन संभाला बेगम हज़रत महल ने। इसने अमीर उमराव के पद बिना किसी भेदभाव के हिंदू और मुसलमानों में बांट दिए और शासन के मुख्य सूत्र अपने हाथों में रखे। उसने मुक्ति सेना के लिए अपना खजाना ही नहीं खोला, बल्कि अपने सिपाहियों का संगठन देखने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए वह युद्ध के मैदान में भी चली जाती थी। मुक्ति सेना ने लखनऊ की रेजिडेंसी को घेर लिया। मौलवी अहमद शाह, बेगम हज़रत महल आदि नेता सेना का संचालन कर रहे थे। एक बार तो बेगम हाथी पर चढ़कर रेजिडेंसी को घेरने वाली सेना का संचालन करने आई। हेनरी लॉरेंस ने रेजिडेंसी के भीतर सभी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। लखनऊ और आसपास के सभी अंग्रेज रेजिडेंसी के भीतर चले आए थे। खाद्य सामग्री और गोला बारूद भी पर्याप्त मात्रा में जमा था, लेकिन तब किसे पता था कि रेजिडेंसी का घेरा 5 महीने तक पड़ा रहेगा। 4 जुलाई को गोली लगने से लॉरेंस की मृत्यु हुई। उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ ब्रिगेडियर जनरल इंग्लिश। रेजिडेंसी के अंग्रेजों ने कमाल के साहस का परिचय दिया। क्रांतिकारियों को सफलता न मिलने का मुख्य कारण उनमें नियम तथा संचालन की एक सूत्रता का अभाव था, वरना एक तोप के गोले से रेजिडेंसी की दीवार में इतना बड़ा छेद पड़ गया था कि सारी सेना भीतर जा सकती थी, किंतु इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। अंत में 25 सितंबर को जनरल आउटरम और हैवलॉक की फौजों ने रेजिडेंसी का उद्धार किया, किंतु लखनऊ शहर अभी भी क्रांतिकारियों के हाथों में ही था। बेगम हज़रत महल अभी लखनऊ की अपनी बेगम कोठी में ही थी। रेजिडेंसी कब्जे में नहीं आई तो क्या, अभी बेगम ने हौसला नहीं छोड़ा था। उसने क्रांतिकारियों को इलाहाबाद पर कब्जा करने का आदेश दिया। अगले दिन 25 नवंबर को उसने फौज को जौनपुर और आजमगढ़ पर धावा बोलने का हुक्म दिया। अंत में जब उसने देखा कि मुक्ति सेना के कई सरदारों में कुछ शिथिलता आ गई है, तो 22 दिसंबर 1857 को उनकी एक सभा बुलाई और कहा, शक्तिशाली दिल्ली से हमें बहुत बड़ी आशाएं थी। उस नगर से प्राप्त समाचारों से मेरे दिल में खुशी की उमंगें दौड़ती थी, लेकिन अब बादशाह का तख्ता पलट गया है और उसकी फौज तितर बितर हो गई है। अंग्रेज़ों ने सिखों और राजाओं को खरीद लिया है और यातायात के संबंध टूट गए हैं। नाना की पराजय हो गई है, लखनऊ खतरे में है। अब क्या किया जाए? हमारी सारी फौज लखनऊ में है, परंतु सिपाहियों के हौसले पस्त हो गए हैं। वे आलमबाग पर धावा क्यों नहीं बोल देते? क्या वे अंग्रेज़ों के मजबूत बनने की और लखनऊ के घेरे जाने की राह देख रहे हैं? निकम्मा बैठने के लिए मैं और कितने दिन तक सिपाहियों को तनख्वाह देती रहूँगी? मुझे अभी जवाब दो। यदि तुम लोग लड़ना नहीं चाहते तो मैं अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेज़ों के साथ सुलह कर लूँगी। सरदारों का जवाब था, आप घबराइए नहीं, हम लड़ेंगे अवश्य। यदि लड़ेंगे नहीं तो हमें एक एक करके फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। मार्च 1858 में कालीन, कैंपबेल और आउटरम की सेनाएं नई भर्ती के साथ पुनः लखनऊ आ पहुंची। 6 से 15 मार्च तक लखनऊ में भयानक युद्ध हुआ। अंत में बेगम कोठी का भी पतन हुआ।
21 मार्च को अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर पूरा अधिकार जमा लिया। बेगम हजरत महल और मौलवी अहमद शाह पहले ही लखनऊ के घेरे के बाहर निकल आए थे। अब उन्होंने बाहर युद्ध जारी रखा। लखनऊ के पतन के बाद नाना साहब, बेगम हजरत महल और अहमद शाह ने अपने साथियों के नाम आदेश निकाला। खुले मैदान में दुश्मन का सामना मत करो, नदियों के घाटों पर पहरा रखो, दुश्मन की डाक काटो, रसद काटो, रोको और चौकियां तोड़ दो, फिरंगी को चैन न लेने दो। लखनऊ के पतन के बाद भी बेगम के साथ 6000 सिपाहियों की फौज थी। उसका बेटा बिरजिस कादिर भी उसके साथ था। इसी बीच मौलवी ने फिर से शाहजहांपुर पर कब्जा कर लिया। कैंपबेल ने उसे घेर लिया तो नाना साहब और बेगम हजरत महल उसको वहां से छुड़ा लाए। बाद में जून के महीने में अवध के एक गद्दार जमींदार ने अहमद शाह को फंसाकर उसकी हत्या कर दी और उसका सिर अंग्रेज़ों के पास पहुंचा दिया। 1 नवंबर 1858 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा जारी की और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत करके हिंदुस्तान का शासन अपने हाथ में ले लिया। इस घोषणा में कहा गया था कि कंपनी ने भारत के शासकों के साथ जो संधियां की है उनका आगे भी अक्षरश पालन किया जाएगा। इस घोषणा में इस प्रकार की अनेक लुभावनी बातें थी। हिंदुस्तान के कई राजाओं ने इस घोषणा का स्वागत किया। चाहती तो अवध की बेगम हजरत महल भी अंग्रेज़ों के साथ सुलह कर सकती थी, किंतु उसने न केवल इस घोषणा को ठुकरा दिया बल्कि इस घोषणा की धोखेबाजी से जनता को सावधान करने के लिए ऐलान भी निकाला। रानी की घोषणा में कहा गया था कि कंपनी ने देसी राजाओं के साथ जो संधियां की है वे रानी विक्टोरिया को मान्य होंगी, किंतु जनता को उसके दावे को समझ लेना चाहिए कि कंपनी ने सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया है। तब रानी की घोषणा में नया क्या है? आगे बेगम ने कहा कि एक एक करके कंपनी ने भारत के सारे शासकों को पंगु बना दिया है। ऐसी परिस्थिति में कंपनी की करतूतों को मानना ही रानी की घोषणा का अर्थ है। तो पहले की और अब की परिस्थिति में फर्क क्या रहा? उत्तर प्रदेश का मैदान गुरिल्ला युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं था। पीछे से अंग्रेजों की सेना नाना साहब और बेगम हजरत महल को उत्तर की ओर खदेड़ रही थी। उधर अंग्रेजों का दोस्त नेपाल का शासक जंग बहादुर उन्हें नेपाल में घुसने नहीं दे रहा था। 1859 के अप्रैल महीने तक यही स्थिति रही। अंत में बेगम और उसके बेटे को जंग बहादुर ने नेपाल में आश्रय दिया। वहीं उनका निधन हुआ। आज भी काठमांडू नगर की मुख्य सड़क के किनारे उनकी कब्र है, जो इस महान नारी के बलिदान और देशभक्ति की अमर गाथा कह रही है। ये थी एक भारतीय वीरांगना बेगम हजरत महल की शौर्य गाथा। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं कल किसी नई शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।